जुल्फ़िकार साहब मंजिस के उम्मीदवार हैं। अस्सलाम वालेकुम, ख्याल रखिए। मंजिस के उम्मीदवार है जुल्फ़िकार साहब, माफ करना फोन। क्या है इस बार चुनाव का रुख, क्या लगता है क्या होगा तेलंगाना में? नहीं, तेलंगाना में तो मुझे यकीन है कि तेलंगाना की जनता दोबारा केसीआर को तीसरी मर्तबा अपना मुख्यमंत्री बनाएगी, इसलिए कि पिछले 9 साढ़े 9 साल में तेलंगाना में डेवलपमेंट हुआ है। तेलंगाना में जो बिजली का प्रॉब्लम रहता था वो नहीं है। तेलंगाना में जो पीने का पानी का प्रॉब्लम था वो बहुत हद तक हल किया गया। किसानों को जो बिजली और पानी की ज़रूरत पड़ती थी तो वो कालेश्वरम से, मिशन भगीरथी से कई लाखों एकड़ ज़मीन उससे फ़ायदा हुआ है। और भारत में सबसे ज़्यादा अगर पैडी का प्रोडक्शन होता है पंजाब के बराबर तो तेलंगाना में होता है। तो ये सब और पीसफुल रहा है तेलंगाना। हैदराबाद के अतराफ़ में आईटी सेक्टर का एक फ़ेनोमिनल ग्रोथ हुआ है। तो ये सब मुझे यकीन है कि इनके जो प्रोग्राम्स हैं सोशल वेलफेयर के, इसका भी एक बहुत बड़ा, चाहे आसरा पेंशन हो, शादी मुबारक हो, मुस्लिम माइनॉरिटीज़ के लिए 201 रेजिडेंशियल स्कूल्स काम कर रहे हैं, जिसमें आज की तारीख में 2,05,000 बच्चियां फ्री में पढ़ रही हैं। फिर उन 200 को जूनियर कॉलेज में कन्वर्ट कर दिया गया, फिर वो डिग्री कॉलेज में कन्वर्ट होंगे। 80,000 पढ़ के निकल चुके हैं। ये सब काम है और मुझे यकीन है कि तेलंगाना की आवाम मंजलिस के 9 कैंडिडेट्स को अपना नया विधायक एमएलए बनाएगी और तीसरी मर्तबा केसीआर को, मामू को अपना मुख्यमंत्री बनाएगी। अब कांग्रेस के स्टार कैंपेनर हैं, एमपी हैं, वो आरोप लगाते हैं कि आप तो पैसे लेकर चुनाव लड़ते हैं। एक उर्दू का शेर है, तुम जिसके दोस्त हुए दुश्मन आसमां क्यों हुए। समझे ना आप? तो इनकी दोस्ती जो है, ये दोस्ती करते हैं मगर असल में दुश्मनी करते हैं। और ये जो आप बात कर रहे हैं राहुल गांधी की, या तो उनको सियासी सूझबूझ नहीं है या उनको भी अभी तक पॉलिटिकल मैच्योरिटी पैदा नहीं हुई है। और यकीनन वो इसलिए बोल रहे हैं कि वो समझते हैं कि मैं नेहरू परिवार का हूं तो मैं एंटाइटलमेंट है, मैं किसको चाहे बोल सकता हूं। मैं राहुल गांधी को कह रहा हूं कि भाड़ में जाए तुम्हारा ख़ानदान और पानदान। ये नया देश है, कोई भी अपने बाप दादा के नाम पर नहीं जी सकता। इस देश में काम करना पड़ता है। और अगर हमने पैसे लिए तो तुमको शर्म आनी चाहिए कि तुमने हमको क्यों दिए। जब न्यूक्लियर डील में हम पैसे तुमने दिए क्या हमको? क्या तुमने हमको किरण कुमार रेड्डी गवर्नमेंट बचाने के पैसे दिए थे क्या? राहुल गांधी हर चीज़ को पैसों की दूरबीन से, ऐनक से देखते हैं। हम जो चीज़ को देखते हैं ना, वो मोहब्बत, ईसार और क़ुरबानी के जज्बे से देखते हैं। हमारा ये कमिटमेंट रहा, ये काम करने का तरीक़ा रहा। तो इनका ये तरीक़ा रहा, बस जहाँ जाते हैं पैसे। अरे भाई, तुम्हारे पास बीजेपी के लोग आ गए, तुम्हारा सदर तेलंगाना को भी आरएसएस का है, उनको नज़र नहीं आता। तो ये उनको समझ भी नहीं आता और भाषण में अनाप शनाप बोलते हैं। उनको जो लिखने वाले हैं उनका ये काम है कि भैया ज़रा इसको समझाओ। तुम लोग जो स्टेनोग्राफर हैं कि आसाम में लड़ लिए, त्रिपुरा में लड़ लिए, हम गए लड़े ही नहीं। मैं बोलते रहते हैं मगर हमको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। राहुल गांधी अमेठी हारे थे, क्या स्मृति ईरानी से तुमने डील की थी क्या? कितने पैसे लिए स्मृति ईरानी से? 2 चुनाव 2019 का तुम हार गए, कितने पैसे लिए तुमने भी मोदी से? हर चीज़ का है ना, ये आदमी का कैलिबर मालूम होता है। जो इंसान हर चीज़ को पैसे की नज़र से देखता है, मोहब्बत के जज्बे से नहीं। कमलनाथ ने ही तो असल, वही तो असल चेहरा है हिंदुत्व का, कांग्रेस का। कमलनाथ ने कांग्रेस का हिंदुत्व के चेहरे को दोबारा रीइटरेट दोहराया है। उन्होंने सही कहा है कि राजीव गांधी ने ही राम मंदिर की शुरुआत की थी ताले खोलकर। तो ये उनका चेहरा रहा है। तो राहुल गांधी बड़ा नाटक करते हैं। वो खुद हिंदुत्व के चेहरे हैं, कमलनाथ हिंदुत्व का चेहरा है। तो उसमें कोई हमको सरप्राइजिंग या शॉकिंग नहीं है। मैं शुरू से कह रहा था कि कांग्रेस आरएसएस की माँ है और आरएसएस बीजेपी को कंट्रोल करती है। तो ये दोनों एक सिक्के के दो रुख हैं। ये बिल्कुल सही है। कमलनाथ, अब ये जितने जो लोग हमारे खिलाफ जो गाली गलौज करते हैं कहाँ से आकर, अब बताओ कमलनाथ के बारे में क्या बोलेंगे? कमलनाथ ने तो अब कांग्रेस का असली चेहरा जनता के सामने रख दिया। चुनाव का मुद्दा नहीं है ये।
ये मुद्दा इंसानियत का मुद्दा है। ये मुद्दा इसलिए है क्योंकि भारत ने हमेशा फ़लस्तीन, आज़ाद फ़लस्तीन मुल्क की बात की है। महात्मा गांधी ने कहा था कि अरबों के लिए फ़लस्तीन ज़रूरी है। हमेशा हमने चाहे हमारे देश की फॉरेन पॉलिसी में कंसिस्टेंसी रही कि हम फ़लस्तीन को एक आज़ाद मुल्क के तौर पर देखना चाहते थे। हम जब यासिर अरफ़ात आए तो इंदिरा गांधी से मिले तो दोनों ने कहा, यासिर अरफ़ात ने कहा कि मेरी बहन है, उन्होंने कहा कि मेरा भाई है। तो ये अब ख़ुद ये एक राइट विंग गवर्नमेंट, हिंदुत्व की गवर्नमेंट देश में है, वो भी फ़लस्तीन को आज़ाद मुल्क के तौर पर देखना चाहती है। जिस जगह पर 10,000 लोगों को जो ऑक्यूपाइड टेरिटरीज़ है वहाँ पर मार दिया जा रहा है, जिसमें से 5,000 बच्चों की मौत हुई है जालिम इजरायली सरकार की तरफ से, 4,000 महिला ख़वातीन की मौत हुई है, ना पीने का पानी है, ना खाना है, ना ऑक्सीजन है अस्पतालों में, ना दवाएं हैं। तो अगर हम इसका कंडेम नहीं करेंगे तो कौन करेगा फिर? ये चुनाव का मुद्दा नहीं है, ये इंसानियत का मुद्दा है। बीजेपी भी यहाँ पर दमखम भर रही है सर। प्रधानमंत्री का लगातार दौरा हो रहा है, गृह मंत्री अमित शाह का दौरा हो रहा है, नेशनल प्रेसिडेंट जेपी नड्डा का दौरा हो रहा है। कहा जा रहा है कि योगी आदित्यनाथ भी यहाँ पर अच्छा खासा समय बिताएंगे चुनाव के कैंपेन खत्म होने से पहले। आइए, चार मीनार की खूबसूरती को देखिए, मक्का मस्जिद की बुलंद इमारतों को देखिए, हमारे किले गोलकुंडा की तारीख़ को देखिए। पहले भी तो आए थे ना GHM सिलेक्शन में, योगी आकर 3 घंटे फिरे थे, कुछ नहीं हुआ। अमित शाह आए थे, राजमोहन जीत गया, गौस साहिल जीत गए। आना चाहिए, क्यों नहीं आ रहे? बीजेपी को हम हराएंगे, कांग्रेस को भी हराएंगे इंशाअल्लाह ताला। मुझे यकीन है तेलंगाना की जनता ये फैसला कर चुकी है कि ना हम बीजेपी और कांग्रेस का साथ देंगे। आना चाहिए, आएंगे, सब आ रहे हैं, तो किसी को रोक तो नहीं सकते आप। जमहूरियत है, आकर बोलिए, अपनी जो बात करना है करिए। लेकिन वो तो आरोप लगाते हैं कि कार का स्टीयरिंग MIM के पास है, आपका चुनाव चिन्ह पतंग है लेकिन स्टीयरिंग आपके हाथ में थमा रखी है। नहीं, देखिए, हमारी गाड़ी माशाल्लाह अच्छी है। हमारे पास जो भी गाड़ी है टूटी फुटी है, अच्छी है, बड़ी है, हमारी गाड़ी है। ये एक बेचारों को एक किस्म से बीमारी हो चुकी है। मोदी जी आते हैं, कार का स्टीयरिंग ओवैसी के हाथ में है। ये राहुल गांधी आता, ये B टीम है। ये 28 तारीख तक दोनों यही बोलेंगे। अब खवाली एक ही चलने वाली है, स्टीयरिंग मेरे हाथ में है, मैं B टीम हूँ, दूसरी खवाली तो होने वाली नहीं है। तो हमारा ही नाम गाकर ये लोग जनता को बोलेंगे वोट दो, तो जनता बोलेगी भाई जिसको दूल्हा बना रहे हैं वो कह रहा है कि KCR को दूल्हा बनाओ तो वही अच्छे होंगे। तो बोलना चाहिए, बोल रहे हैं, देख रही है। 28 तारीख तक हम बोल चुके हैं ना कि सिर्फ B टीम और स्टीयरिंग मेरे हाथ में चलने वाला है, तो दूसरा तो कुछ है ही नहीं बीजेपी के कांग्रेस को दिखाने के लिए। आप KCR साहब को, जो मुख्यमंत्री हैं, BRS के प्रमुख हैं, मामू बोलते हैं, उसके पीछे क्या लॉजिक है? नहीं, लॉजिक नहीं है। हैदराबाद में कहावत है कि नए मामू से अच्छे नकटे मामू अच्छे। तो वो एक अनपार्लियामेंट्री नहीं है, वो कहावत है कि नए मामू की ज़रूरत नहीं, जो पुराने मामू अच्छे हैं उनको बरकरार रखो। तो इसलिए हम उनको मामू बोलते हैं। और मामू 9 साल में काम किए ना भाई। देखिए, हैदराबाद 9 साल में सिर्फ भैंसा में कर्फ्यू हुआ और कोविड के दौरान कर्फ्यू हुआ, शहर में कहीं कर्फ्यू नहीं हुआ। जिससे हम आप और एक जिस इलाके में यहाँ पर हम खड़े हैं, इस इलाके का एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है कमर्शियल एरिया जो है यही इलाका है, पत्थरगट्टी हो, अतराफ के इलाके, यहाँ पर कोई कर्फ्यू नहीं हुआ। और जब कोविड हुआ था तो आप अंदाज़ा नहीं कर सकते कि कितनी तकलीफ़ में लोग थे। तो अमन रहा है, काम हो रहा है, मेट्रो का काम हो रहा है, और 2 लाख के करीब अल्पसंख्यक समाज के बच्चियां फ्री में रेजिडेंशियल स्कूल में पढ़ रहे हैं। ये सब चीज़ें हैं, शादी मुबारक के चेक्स दिए जा रहे हैं। अब राजस्थान लेकर चलते हैं आपको, जहां मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आज जयपुर में रोड शो कर रहे हैं और अब से कुछ ही देर पहले वो रोड शो के दौरान मंदिर गए, भगवान से जीत का आशीर्वाद भी लिया। राजस्थान के CM अशोक गहलोत ने भगवान का आशीर्वाद लेकर जयपुर में प्रचार की शुरुआत की है। गहलोत रोड शो से पहले जयपुर के मोती डूंगरी गणेश मंदिर पहुंचे और यहाँ पूजा अर्चना की। गणपति से जीत का आशीर्वाद लिया। अंदर गहलोत पूजा कर रहे थे और बाहर समर्थक नारे लगा रहे थे। पूजा करने के बाद गहलोत रथ पर सवार हुए और फिर कांग्रेस उम्मीदवार के पक्ष में रोड शो शुरू किया।
जयपुर की मालवीय नगर सीट से अर्चना शर्मा कांग्रेस की उम्मीदवार हैं। गहलोत के साथ अर्चना भी मौजूद थी। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का जयपुर शहर में ये है प्रचार। इस वक्त अशोक गहलोत राजस्थान की राजधानी जयपुर के अलग अलग इलाकों में कुछ इसी अंदाज में गुजर रहे हैं। सभी प्रत्याशी अशोक गहलोत के साथ हैं और इस दौरान रास्ते में पड़ने वाले मंदिर, गुरुद्वारे और मस्जिद तमाम जगह अशोक गहलोत दर्शन करने भी जा रहे हैं। इस वक्त अशोक गहलोत पहुंचे हैं राजा पार्क के गुरुद्वारे के सामने। रोड शो का काफिला जब जयपुर के गोविंद मार्ग पहुंचा तो गहलोत अरदास के लिए गुरुद्वारे पहुंच गए। यहाँ भी उन्होंने समर्थक और स्थानीय नेताओं के साथ अरदास में हिस्सा लिया और जीत की कामना की। इसके बाद गहलोत पहुंचे पंचवटी सर्किल के देवी मंदिर में। यहाँ भी उन्होंने पूजा की और देवी माँ का आशीर्वाद लिया। कल ही गहलोत ने अपना नामांकन भरा है और आज उन्होंने मंदिर मंदिर जाकर भगवान का आशीर्वाद लिया और उम्मीदवारों के पक्ष में वोट भी मांगे। देवी मंदिर के बाद गहलोत रोड शो के लिए गाड़ी पर सवार हुए और हाथ जोड़कर लोगों से वोट मांगा। यहाँ फिर गहलोत का काफिला जयपुर के ट्रांसपोर्ट नगर की तरफ बढ़ गया। रोड शो में मौजूद लोगों से हमारे संवाददाता मनीष शर्मा ने बात की। सीएम अशोक गहलोत का रोड शो और यहाँ मौजूद लोगों से हम जानना चाहेंगे। आपका नाम बताएं। मोहम्मद यूसुफ। यूसुफ, ये बताओ कि अशोक गहलोत सड़कों पर रोड शो निकाल रहे हैं जी। आपने देखा भी अशोक गहलोत? बिल्कुल देखा सर। तो कैसा लग रहा है आपको अभी? अच्छा लग रहा है। तो ये अशोक गहलोत कह रहे हैं मैंने गारंटी दी है, सरकार आ जाएगी। आ जाएगी? आनी चाहिए सर और आएगी। काम के हिसाब से तो आएगी। तो इस रोड शो का फायदा है? बिल्कुल है। अब कोई काम करता है निकलता है, जब भी कुछ काम होता है, नहीं तो ऐसे क्या काम होता है बताओ। आपका नाम बताओ। मोहम्मद वसीम मंसूरी। वसीम, ये बताओ क्या फायदा होगा? इससे फ़ायदा ये होगा कि कांग्रेस एक तो पिछले 5 साल में बहुत अच्छा काम किया है। ऐसा कोई गली नहीं बची जिसमें कार्य नहीं हुआ। तो फिर रोड शो क्यों निकाल? रोड शो इसलिए निकाल रहे हैं, वो एक इनका बनता है सर। रोड शो पब्लिक के लिए वो बनता, वो होना चाहिए। रोड शो भी होना चाहिए एक बार, फायदा मिलेगा। बड़ी संख्या में कांग्रेस के कार्यकर्ता गहलोत के रोड शो में शामिल होने के लिए पहुंचे थे। गहलोत के इस रोड शो में जयपुर की सिविल लाइंस, मालवीय नगर, आदर्श नगर, हवा महल, किशनपोल विधानसभा सीटों के कांग्रेस उम्मीदवार भी शामिल हुए। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी धुआंधार प्रचार कर रहे हैं और प्रधानमंत्री आज 3 राज्यों में बीजेपी के लिए वोट मांगने पहुंचे। शुरुआत छत्तीसगढ़ से हुई और फिर मध्य प्रदेश होते हुए वो तेलंगाना पहुंचे। करीब 6 घंटे में पीएम मोदी ने 3 चुनावी राज्यों में बीजेपी के पक्ष में माहौल बनाया। पहले पीएम ने छत्तीसगढ़ के बिश्रामपुर में जनसभा की, फिर मध्य प्रदेश के सीधी पहुंचे और आखिरी पड़ाव तेलंगाना के हैदराबाद में। बिश्रामपुर में पीएम मोदी को पारंपरिक पगड़ी पहनाई गई, उन्हें ढोल गिफ्ट की गई। पीएम ने हल्के हाथों से ढोल पर हाथ छोड़ा और बीजेपी के पक्ष में विजय सुर साधी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।